आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। मैं अपने द्वारा लिखी हुई फैन फिक्शंस और वीडियो एक्सप्लेन करती हूँ। जो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर नहीं करा हुआ है। और हर बार की तरह वापस आएँ तो वेलकम बैक गाइस। आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट पर हमने देखा था कि सब लोग नीकलैंड गए हैं नीमिंजे की शादी के लिए, और वहीं पे विंग के कक्ष में या कह दीजिए कमरे में वैनिंग आ जाता है। अब आगे इस रूम में अपने रूम के डोर पे खड़े हुए वैनिंग को देखकर कहीं ना कहीं विंग थोड़ा शॉक है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वैनिंग उसे इस तरीके से अकेले मिलने आ सकता है। वहीं वैनिंग भी शायद जैसा पहले नेचर कैरी करता था, कभी विंग से इस तरीके से अकेले कमरे में मिलने तो कभी नहीं आता। लेकिन हाँ, आज वैनिंग शायद आखिरी बार विंग को अलविदा कहने आया है। किसी ने उसे समझा दिया, यानी वैंचिंग ने, कि उसे अब विंग के ऊपर से मूव ऑन करना चाहिए। कहीं ना कहीं वैनिंग विंग से सच्ची में प्यार करता था। शायद विंग उसको एज अ फ्रेंड ज़्यादा लेता था, और किसी भी अल्फा के साथ उसे शादी करनी है तो क्यों ना वैनिंग से ही कर लो, क्योंकि वैनिंग उसका अच्छा दोस्त भी है, स्वीट भी है, और विंग को वैनिंग अच्छा लगता था। नॉट प्यार वाला प्यार, बट अच्छा लगता है ना कोई इंसान की, यार ये बहुत क्यूट बंदा है, ये बहुत अच्छा बंदा है, उस टाइप से वैनिंग को विंग पसंद करता था। लेकिन वो प्यार जो एक दूसरे को चाहने का होता है, एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए होता है। जब किसी की हर चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है और उसके दूर होने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो सब वैनिंग के साथ हो रहा है। कहीं ना कहीं अब वैनिंग को वो दर्द हो रहा है। विंग को अब वो कभी अपना नहीं बना सकता, जिसके साथ उसने पूरी लाइफ बिताने के सपने देखे थे, अब वो किसी और अल्फ़ा के साथ है। ये देखकर वैनिंग को बहुत हर्ट हो रहा है। अब वो एक बार विंग से आखिरी बार अलविदा कहने आया था, अपने दिल को ये तसल्ली देने आया था कि अब उसे विंग्स के ऊपर से मूव ऑन करना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए वो यहाँ खड़ा था। वहीं वैनिंग को यहाँ देखे थोड़ा घबरा के और थोड़ा इमोशनल पूछता है, वैनिंग किस बात पे? अब वैनिंग अपनी जगह से इजाज़त लेते हुए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस बात पे विंग थोड़ा सा घबराता है, लेकिन अब वो अब डोर के बिल्कुल पास ही आके खड़ा हो जाता है। नहीं वैनिंग, तुम कमरे में नहीं आ सकते, माफ़ करना, पर मैं अब एक मार्क्ड और मैरिड ओमेगा हूँ, और मेरे कमरे में इस तरीके से तुम्हारा आना कहीं ना कहीं लोगों को गलत सिग्नल दे सकता है। तुम्हें जो भी मुझसे बात करनी है, मैं तुमसे बात करने के लिए आ जाता हूँ। और ये बोल के विंग उस रूम से बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ पे वैनिंग खड़ा था, यानी डोर के बिल्कुल सामने, वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। विंग गलती से भी अपने कैरेक्टर पे या अपने रिश्ते में कोई भी किसी के दिमाग में शक पैदा नहीं करना चाहता। और वो वियांग जी को लेके सीरियस है, अपने रिश्ते को लेके सीरियस है। तो इस तरह से एक अपने पुराने एक्स फियांसे को, या बोल दो जिसे आप पहले एंगेज थे, उस इंसान को अपने कमरे में अकेले बुलाना कितना बड़ा खतरा हो सकता है, विंग को आइडिया था। इसलिए विंग वहीं पे वैनिंग को रोक के खुद बाहर आ जाता है। वहीं वैनिंग इस चीज़ से, जो शायद पहले थोड़ा सा उम्मीद में था कि विंग उसे बोल दे कि नहीं वो उसे प्यार नहीं करता, बस उसके साथ शादी की है तो इसलिए रह रहा है, वो एक होता ना होप, थोड़ी सी होप थी वैनिंग के मन में, वो शायद अब टूट जाती है। जिस तरह से विंग उसे एक कमरे में भी अकेले मिलने से साफ मना करके ऐसे बाहर आ जाता है। अब वैनिंग इमोशनल होते बोलते, तो जो मैंने सोचा था वो सच था, तुम सचमुच में अल्फा लांग वांग जी को अब पसंद करने लगे हो, तुम सचमुच में उनके साथ खुश हो। इस बात पे विंग अब वैनिंग की क्वेश्चन और इमोशंस को समझते हुए तुरंत बोलता है, हाँ मैं वो रांगजान के साथ खुश हूँ, और अब हम दोनों बहुत जल्दी फादर और मदर बनने वाले हैं। क्या? वैनिंग, जो शायद उस समय वहाँ से आ गया था उसकी सीजे के साथ, उसके लिए एक नया शौक था, तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, पर तुम्हें पता है मैं विंग अब समझ नहीं पा रहा है वो क्या बोले। वो शायद टॉपिक स्टार्ट करना चाहता है, बोलना तो चाहता है, लेकिन आगे शब्द ही नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं वैनिंग तुरंत उसे टोक के बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है, और सच कहूँ तो अब मैं कुछ पता करना भी नहीं चाहता हूँ। वैसे तो मैं यहाँ तुमसे अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में ही बात करना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आना एक बहुत बड़ी भूल थी। इस तरीके से मुझे तुमसे मिलने नहीं आना चाहिए था। अब तुम एक बच्चे को दुनिया में लाने वाले हो, और तुम एक मदर हो, और तुम्हारे साथ अब तुम्हारा अल्फ़ा है, इसलिए इन सारे सिनेरियो को देखते हुए मेरा यहाँ आना गलत था। माफ़ करना विंग, मैं गलती से तुमसे मिलने आ गया, मैं गलती से एक नई उम्मीद के साथ यहाँ आ गया।
मैं गलती करके तुम्हें भी हर्ट करना नहीं चाहता, इसलिए अब मैं यहाँ से तुरंत चला जाता हूँ। विंग और वैनिंग क्या बातें करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज इनके शब्दों में कोई मतलब नहीं, इनकी बातों में कोई मतलब नहीं, लेकिन दिल के दर्द को कहीं ना कहीं विंग भी महसूस कर रहा है। वैनिंग का इस तरीके से उसे मुड़ के जा ही रहा था जब विंग उसे इमोशनल भरी आंखों से देख रहा था। इससे पहले वैनिंग वहाँ से थोड़ा दूर जाता, वो तुरंत वहाँ एक इंसान से टकरा जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि वांगजी था। वांगजी वैनिंग को यहाँ विंग के साथ देखकर बहुत बुरी तरह से शॉक हो जाता है और उतनी ही ज़्यादा उसे गुस्सा आ जाता है। अब वो जो सामान उसके हाथ में था वो सामान तुरंत विंग की तरफ देता है और विंग के हाथ में देकर तुम अंदर जाओ बोल देता है। वहीं विंग वांगजी के इस गुस्से वाले ऑरा और इस चेंज स्मेल से समझ गया कि शायद वांगजी को वैनिंग का यहाँ आना पसंद नहीं आया, इसलिए वो तुरंत अंदर की तरफ ही चला जाता है इस उम्मीद से कि अगर वो यहाँ कुछ कहेगा तो बात बिगड़ ना जाए। और अब वैनिंग जो जा रहा था और उसे वांगजी गुस्से वाली आवाज़ में रोकता है और बोलता है, तुम यहाँ क्यों आए थे? जिस बात पे वैनिंग पीछे मुड़ता है, बोलता है, मैं आखिरी बार विशान से मिलने आया था। सच कहूँ तो अलविदा कहने आया था पर कह नहीं पाया। तुम अब मेरी तरफ से उसे हमेशा के लिए अलविदा कह देना। मैं अब कभी भी तुम्हारे और विशान की ज़िंदगी में या सामने नहीं आऊँगा। और ये बोलने के बाद वैनिंग मुड़ के जाने ही वाला था कि वांगजी उसके कंधे पे हाथ रख लेता है, जिससे वैनिंग शॉक में हो जाता है। अब तक वांगजी का अल्फा काफ़ी बुरी तरह से ट्रिगर हो जाता है, कहीं ना कहीं उसे ये पसंद नहीं आता है और वो गुस्से में वैनिंग को पीछे मुड़ता है और एक बहुत ज़ोर से पंच मार देता है। तुम्हें ये कहने की भी ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर तुम सचमुच में मेरे और मेरे ओमेगा की लाइफ से दूर जाना चाहते थे तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये बोलने के बाद वांगजी गुस्से में वैनिंग को दोबारा से मारता। इससे पहले ही विंग वहाँ आ गया था। विंग को कहीं ना कहीं वहाँ अंदर रूम में घुसने के बाद महसूस हुआ कि उसे एकदम से अंदर नहीं आना चाहिए था, कहीं वो उसके मतलब वांगजी और वैनिंग के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसे वो तुरंत वो खाने के प्लेट वहाँ रख के मुड़ के वापस ही आया था जब उसने देखा कि वांगजी ने वैनिंग को ऑलरेडी एक पंच मार दिया था, जिसकी वजह से नीचे गिरा था। और अब वांगजी बहुत गुस्से में और दोबारा वैनिंग पे अटैक करने ही जा रहा था, जिसे भाग के विंग पीछे से बैक हक कर लेता है, जिससे वांगजी एकदम से शॉक हो जाता है। अब विंग बोलता है, मत मारो इसे रांझन, इसने कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ मुझसे बात करने आया था। वैनिंग तुम यहाँ से चले तुरंत जाओ। ये बात बोलने के बाद विंग वांगजी को ऐसे ही मतलब पीछे से बैक कर रहा है और वहीं वैनिंग वहाँ से उस नज़ारे को देखकर और ज़्यादा हर्ट होके चला जाता है। अब वांगजी गुस्से में वहाँ जो खड़ा था अब वो विंग से थोड़ा गुस्से में अलग होता है और विंग का हाथ पकड़ के उसे रूम में ले आता है और जल्दी से गुस्से में उस रूम को बंद करके विंग को घुटते हुए देखता है। क्यों रोका तुमने? हाँ, क्यों रोका मुझे तुमने? क्या तुम्हें बुरा लगा कि मैंने तुम्हारे उस एक्स फियांसे को मारा? क्या तुम्हें बुरा लगा कि मैंने उस वैनिंग के ऊपर हाथ उठाया कि या मैं उसे कुछ और कर देता? तुमने ऐसा क्यों किया विभूषण? क्या तुम्हें मेरे ओमेगा होने से परेशानी है? क्या तुम मेरा ओमेगा नहीं बनना चाहते? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? तुम अभी भी उस वैनिंग के साथ जाना चाहते हो, तुम उस वैनिंग के साथ रहना चाहते हो। तुम्हें दर्द होता है जब उस वैनिंग को दर्द होता है ना? यही सच है ना? कहीं ना कहीं वांगजी बहुत हर्ट है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, उसे बुरा लग रहा है ये बातें बोलते हुए, लेकिन वो गुस्से में इतना है कि वो शब्द बोल रहा है जिससे विंग की आंखों से भी आंसू बहते बोलता है, रांझन ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ और ना ही मैं ऐसा कुछ करूँगा। मैं तुमसे क्यों दूर जाना चाहूँगा? और वैनिंग के बारे में मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पे कोई बड़े बात हो जाए, लोग आ जाएं। तुम्हें अच्छे से पता है हम यहाँ गेस्ट हैं, हम किसी और क्लैन में हैं, हम यहाँ गेस्ट बन के आए हैं और अगर हम यहाँ कुछ करते तो हमारे ही क्लैन की बेइज्जती होती, हमारे लैंड क्लैन की बेइज्जती होती, होने देते बेइज्जती। तुम्हें उस वैनिंग ने अकेले में मिलने के लिए क्यों बुलाया और तुम उससे अकेले में क्यों मिल रहे थे? रांझन वो अकेले था, हम कॉरिडोर में थे, वहाँ कितने लोग आ रहे और जा रहे थे। अकेले होता अगर मैं उससे इस समय इस कमरे में होता, क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैं उससे अकेले में बात करना चाहता था? अगर मुझे उससे अकेले में बात करनी होती तो मैं इस कमरे में उसके साथ होता। जैसे ही विंग गुस्से में ये बात बोलता है, वांगजी गुस्से में विंग करके चिल्लाता है और बहुत जोर से अपना हाथ साइड में खड़े हुए
एक कैंडल स्टैंड जिस पे बहुत सारी कैंडल थी और वो पूरा ग्रास यानी तांबे का बना था, उस पे मारता है, जिसके कारण उस कैंडल स्टैंड की कुछ धारीदार जो चीज़ें थी वो भी उसके हाथ में लग जाती हैं और वो कैंडल स्टैंड बहुत ज़ोर से आवाज़ में धड़ाम करके गिरता है, जिससे विंग पूरा घबरा जाता है और काँप जाता है। लेकिन वो देखता है कि वांग जी की आंखों में अब बहुत ज़्यादा लाल हो गई हैं, उसके हाथ पे बहुत बड़ा कट लग गया है और उसके हाथ से ब्लड निकलने लगा है। अब विंग समझ चुका है कि वांग जी शायद बहुत ज़्यादा डर गया या आहट हो गया है। वहीं वांग जी के लिए भी सचमुच में ये सुनना बहुत ज़्यादा पेनफुल था कि उसका विंग मैनिंग के साथ एक कमरे में अकेले, पर अब विंग समझ चुका है कि सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि प्यार से अपनी बात वांग जी को बोलनी चाहिए। वो तुरंत अपनी जगह से आगे आता है और बहुत प्यार से वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे अब खून बह रहा है। वो तुरंत अब अपने हाथों के एक से कुछ सी कपड़ा फाड़ के उसके हाथ पे लपेटने लगता है और बहुत प्यार से अब वांग जी के फेस को अपनी तरफ करता है और बोलता है, मैंने बोला मैं ऐसा कर सकता था, पर लांजान मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, क्योंकि मैं अपने रिश्ते को और तुम्हें सम्मान करता हूँ, हमारे इस रिश्ते की इज्जत करता हूँ। हमारी शादी एक ऐसे हालात में हुई है कि तुम्हें मुझे और वैनिंग को देखकर बुरा लगा होगा, तुम्हें मुझे हम दोनों के ऊपर बहुत गुस्सा आया होगा, लेकिन लांजान मेरा यकीन मानो, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, तुम्हें कभी भी चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूँ लांजान। और ये बोलने के बाद भी अब वांग जी की फेस के पास बिल्कुल अपना फेस लाता है। जैसे विंग ने ये बात वांग जी को बोली, वांग जी की आंखें भी शॉक में बड़ी हो गई और अब वो भी वांग जी की तरह इमोशनल भरी आंखों से देख रहे हैं। अब विंग अपने आप पे कंट्रोल ना करके खुद आगे से बढ़ के वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी के लिए ये किस बहुत सडन थी, क्योंकि वो जल्दी से अपने एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाता, जल्दी से बोल नहीं पाता, पर विंग ने अपने दिल की बात बोल दी, उसे ये किस करके प्रूव कर दिया कि अब वो उसे प्यार करने लगा है। वहीं वांग जी भी अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता और विंग की कमर को पकड़ के अपनी साइड खींच के उस किस को और ज़्यादा डीप और पैशनेट बना देते हैं, जैसे वो भी इस किस से प्रूव करना चाहता है कि वो भी अब विंग को बहुत प्यार करता है। उसे वैनिंग के साथ देखकर उसे बहुत दर्द हुआ, क्योंकि उसका विंग किसी और अल्फ़ा के पास या अल्फ़ा के साथ अब वो देख भी नहीं सकता है। कहीं ना कहीं ये लैंडक्लैन के पॉजिटिवनेस जो इन लैंडक्लैन के अल्फ़ा में होती है वो हमारे लांजान में भी है। इसी कारण अब वो विंग को बहुत पैशन से किस करने लगता है। थोड़ी देर में जब ये दोनों सांस लेने के लिए एक दूसरे से अलग होते हैं तो अब विंग और वांग जी की माथे एक दूसरे से टच हो रहे हैं। वहीं वांग जी, तुम मेरे हो विंग, यू आर माई ओमेगा और आई लव यू, बस इतना ही बोलता है। ये 3 लाइनें भी वांग जी के लिए बोलना कितना हार्ड है, ये सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो वांग जी की आदत और नेचर को समझ सकते हैं। इसलिए वो अब इससे आगे ना कुछ बोल के विंग को दोबारा से कमर से पकड़ के उसे किस करने लगता है। वहीं विंग भी अपने दोनों हाथों के वांग जी के नेक में रैप कर देता है। वांग जी विंग को प्यार करते करते किस करते करते अब बेड पे ले आता है। वो जानता है कि इस समय विंग प्रेग्नेंट है, तो वो उसके साथ कुछ ज़्यादा नहीं आगे बढ़ सकता, पर उसके बावजूद आज वो अपने विंग को अपने प्यार जताना चाहता है। इसलिए ये दोनों अब एक दूसरे को बहुत देर तक पैशनेटली ऐसे ही किस करते रहते हैं। वहीं विंग की बॉडी वांग जी की टच के लिए और ज़्यादा क्रेविंग कर रही है। इसलिए अब जब विंग देखता है कि वांग जी कुछ आगे बढ़ने ही बढ़ रहा, तो वो खुद अपने और वांग जी के हाथ को खोलना शुरू कर देता है। वो अब ऊपर से पूरी तरह से न्यूड है और वांग जी भी ऊपर से पूरी तरह से न्यूड है। वहीं विंग अब वांग जी की बॉडी को अपने लिप से पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में लग गया है, जिसे वांग जी भी अभी रोक नहीं रहे। पर उसके अल्फ़ा के लिए ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका ओमेगा उसे टच कर रहा है, उससे कि उस चीज़ की डिमांड कर रहा है जो वो भी चाहता है शायद अपने ओमेगा के साथ। लेकिन उसकी प्रेगनेंसी जिसके कारण वांग जी अपने आप पे कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो नहीं जानता वो कहीं वाइल्ड ना हो जाए, कहीं कुछ आगे ना बढ़ जाए, जिससे उससे या उसके मतलब एक तरह से बेबी उसके ओमेगा को कुछ हर्ट ना हो जाए। इसलिए वो अभी भी विंग के इन पैशनेट केस और इन सब को सिर्फ उसके मतलब बिना रोकने का या ये कह दो सिर्फ उसे करने दे रहा है, आगे खुद से कुछ आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, जिस चीज़ से विंग को थोड़ा सा गुस्सा आता है। और ऊपर से ये प्रेगनेंसी के हार्मोन्स भी, इसलिए वो थोड़ा वांग जी से दूर होता है और ख़ुद को कवर करते हुए रोना शुरू कर देता है। मैं जानता था शायद तुम मुझे प्यार नहीं करते, तो तभी तुम ये सब नहीं करना चाह रहे ना, शायद मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ या प्रेग्नेंट होने के बाद मैं मोटा हो गया हूँ, क्या पता तुम मुझे प्यार ही ना करते हो,
क्या पता तुम मुझे उस तरीके से चाहते नहीं हो जैसे मैं चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे प्यार नहीं कर रहे ना लंजा। ये बोल के विंग अब नाटक करते हुए रोने लगते हैं, जिससे से वांगी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसका इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो तुरंत एकदम से विंग का को अपनी तरफ लेकर उसे हक कर लेता है। ये अभी भी दोनों अपर साइड से न्यूड है। वांग जी विंग की कमर को सहलाते बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो विंग, मैं तुम्हें टच नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है, पर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। अगर मैंने अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखा तो मुझे नहीं पता मैं कितना आगे बढ़ जाऊंगा। तो बढ़ जाओ लामजान, क्योंकि आज मैं सचमुच में तुम्हें और को फील करना चाहता हूँ। पर तुम प्रेग्नेंट हो विंग? हाँ, पर मैं एक ओमेगा भी हूँ और हम ओमेगास को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की क्रेविंग होती है, इसलिए प्लीज़ तुम खुद को कंट्रोल मत करो, हम दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ने दो। बेचारा विंग अभी वांग जी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, वो सब करने के लिए एक शायद वो चाहता है, और वो सचमुच में अब अपने रिश्ते को जब वो आगे बढ़ा रहा है तो वो ये सब चीज़ें वांग जी के साथ करना चाहता है। ऊपर से उसके प्रेग्नेंट हार्मोन्स और उसकी बॉडी कहीं ना कहीं ऐसा ओमेगा वो उन चीज़ों का डिमांड भी करती है, इसलिए ना चाहते हुए भी अब वो दोबारा से वांग जी की तरफ खुद ही आगे बढ़ के दोबारा से उसे पैशनेटली किस करने लगता है। जब वांग जी महसूस करता है कि सचमुच में विंग उसे से ये चीज़ें चाहता है तो वो कैसे अपने विंग को मना करता। अब वो विंग को फ्लिप करके उसके ऊपर आ जाता है और अब वो विंग को अपने हंगर किसेस और सक करना शुरू कर देता है। काफ़ी देर तक निप्पल, पूरी बॉडी, नेवल और बाद में अब उसके लोअर पार्ट को भी वो म्यूट कर देता है। इन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत में सचमुच में ये पेनफुल लगा था विंग को, लेकिन जो प्लेजर विंग को मिल रहा है वो चीज़ उसको कब से डिमांड थी वो उसकी मॉर्निंग बता सकती है। पर वांग जी अभी भी इस शो में भी अपने आप पे बहुत कंट्रोल कर रहा है, तो उसके साथ बिल्कुल वाइल्ड नहीं हो रहा है, सब कुछ बहुत सॉफ्टली, बहुत सिंपल, मतलब एक तरह से विंग को ना हटो इसी तरीके से हो रहा है और विंग की इच्छा भी पूरी हो जाए इसी तरीके से हो रहा है। विंग और वांग जी अब सचमुच में एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट करके एक नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ गए हैं। ये चीज़ इन दोनों की लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं और शायद एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा तो एक तरह से आगे रहेंगे। हर बार आपने हर फैक्शन में देखा होगा कि हमारे लांजर विंग की एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन के रहते हैं, उसकी बैकबोन बनते हैं। पर इस फैन फिक्शन में कैसे ये रिश्ता ये वांग जी का ओमेगा उसके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनेगा, कैसे वो आगे बढ़ के अपने लांजान का सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे बड़ा सपोर्टर होगा, ये हम देखते रहेंगे। जहाँ एक तरफ ये दोनों दूसरे को अपना सब कुछ भुला के आगे अच्छे फ्यूचर के लिए अच्छे भविष्य के लिए साथ आ गए, वहीं कोई है जिसको आज उसका पास्ट याद आ गया। यहाँ पे वैन क्लेन को देखकर कहीं ना कहीं आज फिर कुरैन को बुरा लगा, कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डार्क पॉइंट या ये कह दीजिए वो दुख जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, वो देने वाला कोई और नहीं बल्कि वैन क्लेन था, खासकर वैन जूलियो। कहीं ना कहीं वैन जूलियो के ने ही सब कुछ प्लान किया था। ये चीज़ लैन कुरैन को बहुत पहले शक थी, लेकिन वो उनके पास कोई सबूत नहीं था। ऊपर से वो वैन रोहान का मेड बन गया, इतने बड़े क्लैन का वो एक तरह से वैन फॉरेन बन गया, तो कहीं ना कहीं अब उसके खिलाफ सबूत ढूंढना, उसके खिलाफ बोलना एक तरीके से वॉर स्टार्ट करने वाली बात हो जाती है। इसलिए लैन कुरैन ने अपने क्लैन के भलाई अपने से पहले सोची और उन्होंने चुप हो जाना ही सही सोचा। लेकिन अभी भी जब वो वैन जूलियो को ऐसे खुलेआम खुश होता हुआ अपनी हैप्पी फैमिली के साथ देखता है, अपने दोनों बच्चों पे इस तरह से घमंड में उन्हें के साथ रह के उन्हें सबके सामने शो ऑफ करता है कि उसके दोनों बेटे कितने स्ट्रॉन्ग अल्फा हैं, ऐसा शो करता है, तो कहीं ना कहीं उस हमारे लैन कुरैन के दिल में दर्द होता है, क्योंकि उनका बेटा तो इन सबसे आगे है, उनका बेटा तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा एक तरह से पावरफुल कल्टिवेटर और अल्फा है। लेकिन उसके बावजूद वो उसे अपना बेटा कहके ऐसी खुशी से सबके आगे नहीं आ सकते। आज भी वो यहाँ सबके साथ आई तो सही हैं, सबके सामने वो नॉर्मल तो है, पर अंदर से वो बातें अभी भी उन्हें हर्ट करती हैं और उनके इस हर्ट फेस को कोई समझे या ना समझे उनके ब्रदर भी समझते हैं। इसलिए आज सबसे पहले लैन कुरैन के पास में उनके भाई एक तरह से चिंगेजुन ही आते हैं। चिंगेजुन कुरैन को के पास आके उसके लिए कुछ खाने का सामान रखते हुए बोलते, तुम अभी भी सबके सामने कुछ नहीं खाया था और अकेले में यहाँ आके बैठ गए, मुझे पता है तुम भूखे होंगे, लो कुछ खा लो वरना तुम अपनी तबीयत फिर से बिगाड़ दोगे। नहीं ब्रदर, मैं ठीक हूँ, वैसे बहुत बहुत धन्यवाद गगा, आप मेरे बारे में इतना सोचते हो, पर मुझे सचमुच में भूख नहीं है।
भूख हो या ना हो, खाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। रास्ते में भी तुमने कुछ नहीं खाया था और अभी भी तुमने कुछ नहीं खाया है ठीक से, इसलिए खाओ। और ये तुम्हारे काका का ऑर्डर है कहीं ना कहीं। अब चिंगेजुन कुरैन को ऑर्डर देते हुए बोलते हैं। वहीं कुरैन भी अपने भाई की बात नहीं काटते हुए सामने उस कुछ खाने को अपने एक तरह से चॉप से उठा के खाते हैं। पहली टुकड़ा तो वो सही से खा लेते हैं, पर दूसरे टुकड़े तक उनके हाथ भी काँप रहे हैं। उन चॉपस्टिक के काँपते हुए जो हाथों से जैसे वो पड़े तो आवाज़ भी कर रही है और उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं, जिसे देख के तुरंत चिंगेजुन उसके अपने हाथ से ही अब कुरैन को खिलाने लगते हैं। वहीं कुरैन मुँह नीचे करके कुछ 2-4 टुकड़े और खाते हैं और फिर काका अब मैं नहीं खा पाऊँगा बोल के वहाँ से उठ के जाने ही वाले थे जब चिंगेजुन उनका तुरंत हाथ पकड़ के रोक लेते हैं। कब तक तुम इस दर्द के साथ ऐसे रहोगे? तुम्हें पता है मुझे तुम्हें दर्द में देखकर कितना दर्द होता है, मुझे कितना बुरा लगता है कि मैं अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर सका। ये गुस्सा, ये नफ़रत जो मेरे अंदर है वो तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा किसके लिए है? मेरे लिए है। मुझे अपने आप से ही सबसे ज़्यादा गुस्सा है, मुझे अपने आप से ही नफ़रत होती है कि मैं अपने प्यारे से छोटे भाई के लिए उस समय कुछ नहीं कर पाया जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तुम क्यों इतना डर रहे हो? मुझे पता है तुम्हें आधी बातें पता हैं जो तुमने मुझे अभी तक नहीं बताई, और मैं ये भी जानता हूँ इन सब के पीछे वैन क्लैन है, पर तुम क्यों ये बात मुझे नहीं बताते? क्यों तुम मुझे अभी भी रोके रखे हो? आज मुझे मौका दे दो, अभी मुझे क्या एक बार तुम परमिशन दे दो। मैं वादा करता हूँ मैं अब तुरंत इस वैन क्लैन को इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से मिटा सकता हूँ। तुम अच्छे से जानते हो हम लैंड क्लैन कमज़ोर नहीं है, पर तुम क्यों मुझे रोकते हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सच सामने है, क्योंकि सच सामने आके अगर किसी को सबसे ज़्यादा दुख और दर्द मिलेगा तो वो आप, मैं और हमारा ही क्लैन होगा। आपको क्या लगता है जब हम उस वैन क्लैन पे हमला करेंगे तो लोग नहीं पूछेंगे कि वो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आप क्या बताएंगे कि आपके भाई के साथ इन लोगों ने धोखे से गैंग रेप किया और उसका निशानी हमारा वांगजी है? वांगजी को उसके पैदा होने का सच बताने की हिम्मत है आपको? मैं शायद उस समय ही ये वॉर स्टार्ट कर देता अगर मैं प्रेग्नेंट ना होता। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे सबसे पहले किसी चीज़ का ध्यान नहीं आया, किसी चीज़ के बारे में कुछ सोचा नहीं गया सिवाय अपने उस बच्चे के। शुरुआत में तो मैं उस बच्चे को ख़त्म कर देना चाहता था, लेकिन वो आपकी वाइफ और मदर थे जिन्होंने मुझे रोका, और अब तक मैं उस चीज़ के लिए आप लोगों का जितना शुक्रिया बोलूँ उतना कम। वांगजी जैसे उस प्यारे से बच्चे को मैं इस दुनिया में लाया और अब मैं उसी के लिए जीता हूँ और उसी के लिए मैं सिर्फ सोचना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चे की खुशी और उसके भविष्य के लिए कभी भी अपने पास्ट को याद नहीं रखना चाहता, चाहे मुझे थोड़ा दर्द होता है ये देखकर कि जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की वो खुश अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन मुझे उतना ही खुशी भी होती है कि मैं अपने प्यारे से खूबसूरत से बेटे को इन सब के बीच में गर्व से सीना चौड़ा करके सर ऊपर करके चलता हुआ देखता हूँ। मेरी नज़रें झुकी हुई ज़रूर हैं, लेकिन मेरे बच्चे की नज़रें ऊपर हैं और मेरे लिए यही बहुत है। कहीं ना कहीं कुरैन शायद अपना दर्द को या अपने बदले को यहीं इसी वजह से ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब बात पुरानी उठेगी, सब चीज़ें सामने आएंगी, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी पे फ़र्क पड़ेगा, जिसकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी वो वांगजी होगा। एक ऐसा बच्चा जो सबसे ज़्यादा मासूम है, जिसकी कोई गलती नहीं है। अगर उसे पता चले कि उसकी दुनिया में आने का तरीका क्या था तो उस बेचारे के दिल पे क्या बीतेगी। कहीं ना कहीं कुरैन इन्हीं बातों के कारण अभी भी अपने भाई को बदला या वैन क्लैन के बारे में सोचने से मना करना चाहते हैं। इनडायरेक्टली वो कई बार उनकी बातों पे एग्री भी हो जाता है, जैसे रिंग से वैन क्लैन को ना देना, ऐसी चीज़ें ठीक है। जब कोई कंपटीशन होता है उसमें वांगजी और शिचैन को ही जीतने के लिए इंकरेज करना या सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनाना अपने क्लैन से, ये सब चीज़ों में कुरैन अपने भाई की पूरी मदद करते हैं। जैसे वो ट्रेन करते हैं बच्चों को सबसे आगे लाइन क्लैन रहे उसकी कोशिश करते हैं, लेकिन जानबूझ के वो अपनी पुरानी बातों को याद करके या पुरानी बातों के चक्कर में कोई वॉर नहीं स्टार्ट करना चाहते, और आज भी वो इसी कारण अब भी अपने भाई को रोक रहे हैं, जिसके कारण अब चिंगेजुन अपनी आंखों में आंसू भरे हुए बोलते हैं, तुम हमेशा से दूसरों के बारे में अपने से पहले सोचते आए हो। बचपन से ही सब तुम्हें वांगजी की तरह कठोर, स्ट्रिक्ट और रूल्स फॉलो करने वाला पपेट ही मानते थे, लेकिन असलियत में तुम अंदर से उन सब के लिए कितने सॉफ्ट थे ये चीज़ सिर्फ मैं जानता हूँ। जैसे वांगजी की सॉफ्टनेस को सिर्फ उसकी फैमिली मेम्बर जानते थे। तुम और वांगजी बिल्कुल एक जैसे हो, बस दिखाते नहीं हो कि तुम दोनों के अंदर कितना प्यार है,
लेकिन तुम दोनों इस दुनिया की सबसे प्योर सोल हो और मुझे दुख होता है कि तुम दोनों के साथ ही सबसे ज़्यादा गलत हुआ है। इस डेस्टिनी ने क्यों मेरे प्यारे से भाई और उसके बच्चे के साथ ये सब लिखा है मुझे नहीं पता, पर एक बात तुम ये हमेशा याद रखना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अब कुछ भी कर सकता है। रही बात इस वैन क्लैन की, तो तुम चिंता मत करो, मैं इनसे कभी वॉर करके ये पुरानी बातें नहीं उठा के लाऊंगा, क्योंकि जितना प्यार तुम वांगजी से करते हो उतना ही प्यार मैं और मेरी ओमेगा वांगजी से करते हैं। तुम अच्छे से जानते हो तुम दोनों, तुम और लैन फॉरेन मेरे दिल में कितने इम्पोर्टेंट पार्ट हो, और तुम दोनों को दुख देने वाला काम मैं कभी नहीं कर सकता, और इसी कारण मैं ये वॉर कभी स्टार्ट नहीं करूँगा। और ये बोलने के बाद चिंगेजुन बेचारे अभी भी दुखी परेशान अपने अंदर वो गुस्सा लिए हुए वहाँ से चले जाते हैं। उनके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा वो तड़पते हैं बदले के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बदले से ज़्यादा अपने भाई की खुशी, अपने परिवार को खुशी को इम्पोर्टेंस देते हैं। उनके अंदर ये गुस्सा अपने ऊपर ही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो क्यों उस दिन वहाँ नहीं थे जब उनके भाई को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्हें अपने ऊपर गुस्सा इसी चीज़ का है कि शायद वो वहाँ उस दिन होते तो शायद आज चीज़ें बिल्कुल अलग होती। उनके भाई खुशी से अपनी एक नई फैमिली बताते जहाँ वो होते, उनके अल्फ़ा होते और उनका बेटा उनका साथ होता। ये चीज़ कहीं ना कहीं चिंगेजुन को अपने ऊपर ही सबसे ज़्यादा गुस्सा करती है, और आज भी वो गुस्से में आकर कुछ 2-3 वाइन की जार पीकर गुस्से में बेड पे लेट जाते हैं। वहीं मैडम लैन उन्हें चुपचाप से उन पे फिर से गुस्सा करते हुए देखकर उन्हें रोकती नहीं, क्योंकि कई बार वो कोशिश भी करती है तो वो रोक नहीं पाती। कहीं ना कहीं वो जानती हैं कि सबसे ज़्यादा गुस्से और नफरत में कोई जल रहा है तो उनके हस्बैंड है। कहीं ना कहीं इस सबकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला अभी भी खुशी से सबके सामने मिलता है, एंजॉय करता है, ऐसे दिखाता है कि वो कितना सही है। यानी वो वैन जूलियो उस चीज़ से भी मैडम लैन बहुत ज़्यादा वो जानती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती, बस उम्मीद कर सकती हैं, होप कर सकती हैं, भगवान से विश कर सकती हैं कि कभी तो ये सब चीज़ें सही होंगी, कभी तो सही गुनहगार को उसकी सज़ा मिलेगी, कभी तो ये उनके फैमिली में, उनके इस प्यारी सी छोटी सी फैमिली में जो बाहर से बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी लगती है पर अंदर से कितने दर्द में है, इस दर्द को ख़त्म होगा। वो बेचारी इसी होप से अभी भी अपने हस्बैंड के पास उनके सोते हुए हस्बैंड के सर पे हाथ फिरा के आँख बंद करके सो जाती हैं। अगले दिन मॉर्निंग में सब लोग अपने अपने क्लैन के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले तो विंग और वांगजी ही निकल जाते हैं। वांगजी विंग जल्दी उठ गया था और सोते हुए विंग को ही अपने साथ ऐसे ही अपनी बाहों में भरे हुए वैन क्लैन के लिए निकल गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं रात में वो डर गया था कि विंग को उसने ज़्यादा हर्ट तो नहीं कर दिया, और दूसरा वो जल्द से जल्द विंग को घर पे ला के अपने जिंशी में ही रेस्ट करवाना चाहता है, हीलर से चेक करवाना चाहता है। दूसरे क्लैन में एक कंफर्टेबल वाली फीलिंग नहीं आती ना, जो वो नहीं चाहता कि उसके विंग को, इसलिए वो सोते हुए विंग को अपनी बाहों में भरे हुए उस मतलब एक तरीके से घोड़ा गाड़ी में ही लेके चला जाता है। जैसे ही सब मॉर्निंग में मैडम लैन को पता चलता है कि सबसे पहले यहाँ से वांगजी और वो लोग चले गए, तो वो लोग भी तुरंत निकल जाते हैं नी क्लैन को अलविदा करके। कहीं ना कहीं अब ये सब लोग वापस अपने क्लैन में आ गए हैं, और एक मुसीबत भी इनके क्लैन में आ ही गई है। आज इनके साथ नी क्लैन से सिर्फ यही लोग नहीं बल्कि जिन मिंग्याओ भी आए हैं। मिंग्याओ वहाँ से सीधा इन्हीं के क्लैन में आ गया। वैसे तो ऐसा नहीं चाहते थे एक तरह से चिंगेजुन, मैडम लैन, कुर्शी चैन और कुरैन, पर उनके पास ऑप्शन नहीं बचा था। जब सुबह जिन गौनशा ने उनके साथ मिंग्याओ को भेजने के लिए बोला तो वो लोग उसके साथ आ गए। इस चीज़ के बारे में अभी वांगजी और विंग को पता नहीं, क्योंकि ये लोग उस समय वहाँ नहीं थे ना जब ये सारा डिसीजन हुआ। तो कल देखते हैं आगे क्या होगा। जब वांगजी और विंग को पता चलेगा इस मिंग्याओ के यहाँ आने से, क्या विंग मिंग्याओ को यहाँ शिचैन के करीब आने देगा, हमारा विंग क्या करेगा, वो तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और क्या सचमुच में ये ऐसे ही वैन जूलियो अपनी लाइफ ऐसे ही जीता रहेगा और कुरैन वैसे ही दर्द में सबके जिसके साथ सबसे गलत हुआ उस दर्द को सहते रहेंगे? ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि कुछ बदलने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है कि सबका सच धीरे धीरे करके सामने आएगा। उसके लिए आप मेरे आगे के पार्ट ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो, कैसा लग रहा हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और नए पार्ट लाने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि व्यूज़ तो ज़्यादा आते नहीं हैं पर कमेंट तो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गर्मी में अपने फैमिली का और अपना खूब ध्यान रखिएगा, और हाँ मेरे फैन फिक्शन को देखते रहिएगा। बाय, टेक केयर।